नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम 10th क्लास के लिए चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि है समांतर श्रेणी। आज इस क्लास में हम इसके एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप अभी से इसे लाइक और शेयर वो जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास है। तो आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। एपी का मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमें बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर समांतर श्रेणी यानी एपी बन रही है और कौन से क्वेश्चन के अंदर ये बन रही है तो क्यों बन रही है, वो भी हमें कारण है बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई समांतर श्रेणी यानी एपी बनती है ना, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कोई एक समांतर श्रेणी इस प्रकार है, पहला पद A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, फिर A4 है, यानी इस प्रकार पद हमें दिए गए। अगर ये समांतर श्रेणी होगी ना, तो इसका सार्वंतर इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये क्या रहेगा, सभी का समान रहेगा। कैसे? सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 यानी इन दोनों का अंतर। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, तो इसमें से छोटी को घटाएंगे। तो D1 कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। ठीक है, इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे यानी इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से A3 माइनस A2। इस प्रकार आपको आगे अंतर निकालते जाना है। ठीक है, अगर 4 पद है तो कितनी बार अंतर आ जाएगा, आपका 3 बार आ जाएगा। अगर 3 ही पद है तो कितने बार अंतर आ जाएगा, 2 बार अंतर आ जाएगा। अगर ये दोनों बार अंतर यानी जो कॉमन डिफरेंस आया है, ठीक है, अगर ये दोनों बार बराबर आया है, हर बार अगर ये बराबर आता है तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, एपी यानी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों में सबसे पहले हम एक श्रेणी बनाएंगे। जो भी हमें कंडीशन दी गई है उनसे हम क्या करेंगे, एक श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी इस प्रकार, अपनी श्रेणी बनने के बाद में हम पता करेंगे क्या इनका जो कॉमन डिफरेंस यानी D1 D2 ये समान है या नहीं। अगर समान होगा तो ये अपनी समांतर श्रेणी यानी एपी हो जाएगी। अगर ये अंतर समान नहीं होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो क्वेश्चन को आपको समझना है कि अगर आप कहीं पे भी टैक्सी लेकर जा रहे हैं, मान लीजिए इतनी दूरी है, आप यहाँ से टैक्सी लेकर जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आप टैक्सी लेकर जा रहे हैं, पहले किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर मान लेते हैं हम दूरी। अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपके 15 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसके आगे आप जितना भी किलोमीटर जाएंगे ना, प्रत्येक एक किलोमीटर पे आपको 8-8 रुपये देने होंगे। मान लीजिए कि आपने 1 किलोमीटर और जाना है यानी 2 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर के तो आपके फिक्स है 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर के आगे के क्या लगेंगे, 8 रुपये, यानी दूसरे किलोमीटर के क्या हो गए, 8 रुपये और हो गए। यानी 15 और 8 कितने हो गए, 2 किलोमीटर तक आपके 30 रुपये लगे। इसी प्रकार अगर आपको 1 किलोमीटर और जाना है, मान लीजिए आपको 3 किलोमीटर तक जाना है, तो अगले किलोमीटर का क्या होगा, 8 रुपये होगा। तो कुल कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, 15 8 8 यानी कितना हो गया, 31 रुपये होगा। इसी प्रकार आपको ये निकालना है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको ये श्रेणी बनाना आ जाना चाहिए, फिर आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आप किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया, ये मैंने बता दिया आपको, बेसिक इसका समझा दिया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए है, 15। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, फिर दिया गया कि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया कितना है, वो कितना है, 8 रुपये है, यानी कि 1 किलोमीटर का तो आपका 15 रुपये रहेगा। इसके बाद में जितने भी आप आगे किलोमीटर जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपये के हिसाब से आपका चार्ज है वो लगेगा। तो अब आप आगे निकाल सकते हैं कि 2 किलोमीटर के लिए अपना जो किराया है वो क्या रहेगा। तो हम निकाल लेंगे कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो ये कितना हो जाएगा, पहले के लिए कितना है, 15 है। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त के लिए कितना होता है, 8 रुपये होता है, तो यानी कुल कितना रुपये हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं तीसरे किलोमीटर के लिए भी।
तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा 23, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए यानी 1 किलोमीटर और चलने पे 8 रुपये लगेंगे, तो यानी 23 और 8 है कितने हो जाएंगे 31 रुपये हो गए। ठीक है, इसी प्रकार आपको और जाना है तो मान लीजिए चौथे किलोमीटर के लिए, तो चौथे किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा आपका 31 रुपये, तो 3 किलोमीटर तक हो गया। फिर आगे प्रत्येक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देना है, तो 31 + 8 बराबर कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के लिए हमारे पास 3 या 4 पद होने चाहिए। तो हमने कितना निकाल लिया, एक तो हमें पहले किलोमीटर का दिया गया ये तो हो गया। ठीक है, फिर ये दूसरे का निकाल लिया, तीसरे का निकाल लिया, हमने 4 किलोमीटर तक निकाल लिया, यानी अपने पास 4 पद हो गए। तब इसको हम श्रेणी के रूप में लिख देते हैं। कैसे, आपको इस प्रकार लिखना है, तो श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी बन गई इसकी 15 पहले किलोमीटर का हो गया। ठीक है, दूसरे किलोमीटर तक 23 रुपये, तीसरे किलोमीटर तक 31 रुपये, और चौथे किलोमीटर तक आपको कितने रुपए देना होगा 39 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या मान लेते हैं, ये तो अपना पहला पद हो गया यानी A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर समांतर श्रेणी है तो यानी कि इनका अंतर क्या होता है, सारो अंतर क्या होगा समान होगा, तो यानी हम सारो अंतर निकाल लेते हैं। अगर सारो अंतर समान आ गया तो यानी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो सारो अंतर यानी D1 निकालते हैं, D1 यानी इन दोनों का अंतर। बड़ी संख्या कौन सी है A2 है, इसमें से A1 घटाएंगे। ठीक है, यानी दूसरी में से पहली वाली संख्या वो आपको घटाना है हमेशा। तो D1 यहाँ पे A2 कितनी है 23 है, A1 कितनी है 15, दोनों का अंतर कितना आ गया 8, यानी D1 बराबर कितना आ गया है 8 आया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे D2 को निकाल लेंगे, D2, तो D2 यानी क्या हो जाएगा, इसमें से ये पद निकालेंगे यानी A3 में से A2 निकालेंगे, A3 - A2, 31 में से A2 यानी 23 निकालेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार D3 निकाल लेंगे, तो यानी कि इसमें से इन दोनों का अंतर यानी A4 - A3, तो ये कितना हो जाएगा 39 - 31, तो बराबर में कितना आ गया 8 आ गया। अब आप एक बात नोट करेंगे कि जो प्रत्येक सारो अंतर है वो कितना आ रहा है 8 तो आ रहा है, यानी कि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के, यानी कि तीनों का तीनों जो सारो अंतर है वो क्या है समान है। जब भी सारो अंतर समान होता है तो मैंने आपको बताया था वो कौन सी हो जाएगी समांतर श्रेणी यानी AP हो जाएगी। तो हम लिख देंगे ये तीनों का सारो अंतर क्या है समान है, अतः श्रेणी कौन सी थी 15, फिर 23 था, फिर 31 था, फिर 39 था, एक समांतर श्रेणी यानी AP होगी। क्यों होगी, क्योंकि इनका जो सारो अंतर है वो क्या आया है समान आया है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि हमने किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि जो प्रथम किलोमीटर का किराया वो 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 8 रुपये आपको और चार्ज देना होगा। तो इस प्रकार दूसरे किलोमीटर के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे 23, तीसरे किलोमीटर के अंदर इसमें 8 रुपये और जोड़ देंगे तो 31 हो गया। चौथे किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर में 8 रुपये और जोड़ते ही चौथे किलोमीटर का किराया आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपनी श्रेणी बन गई ये अपनी श्रेणी बन गई। इसमें अपने 4 पद निकाले हैं क्योंकि इतने में हमें पता चल जाएगा कि AP है या नहीं। ठीक है, 3 या 4 पद आपको निकालने होते हैं। फिर इनका हम सारो अंतर निकाल लेंगे AP यानी समांतर श्रेणी के लिए। अगर सारो अंतर समान आता है तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो इनका सारो अंतर समान आया, D1 भी 8 है, D2 भी 8 है और D3 भी क्या है 8 है, यानी कि तीनों का जो सारो अंतर है वो क्या है बराबर आया है। तो बराबर आया तो ये श्रेणी कौन सी हो जाएगी आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। दोस्तों ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप बोर्ड एग्जाम या JEE नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विदिन 60 सेकंड यहाँ
पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है एक्सपर्ट टीचर वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित है हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप है वो प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग है वो बाहर निकाले देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन ये हार्ड है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। तो हमें क्या बोला गया कि एक बेलन है यानी एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हवा की मात्रा है, कितनी है वो हम मान लेंगे, हमें नहीं दिया गया है। फिर बोला गया कि एक हवा का निकालने वाला एक पंप है जो प्रत्येक बार में कितनी हवा निकाल रहा है कि जितनी भी उसमें हवा है ना उतने का 1/4 भाग निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि सिलेंडर के अंदर हवा कितनी है, तो मान लेते हैं माना बेलन जो सिलेंडर है आपका, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई है। एक की जगह आप x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, एक हमने इसलिए माना कि कैलकुलेशन अपने थोड़ी सी आगे आसान रहे। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है, 1 इकाई है। और प्रत्येक बार में पंप द्वारा निकाली गई हवा कितनी हो जाएगी, जितनी भी इसमें शेष है ना उसका 1/4 भाग निकालता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हमारे पास 3 या 4 पद होने चाहिए, जैसे A1 A2 A3। ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए। तो हम 3 या 4 पद इसके निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मान लेंगे स्थिति फर्स्ट है, ये स्थिति फर्स्ट है। स्थिति फर्स्ट में हम क्या मानेंगे कि इसके अंदर कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो हवा है उसी को हम क्या मान लेते हैं, स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं, जो कि हमें क्या है, इकाई 1 इकाई दी गई है। फिर हम मान लेते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड के अंदर हमें क्या बोला गया है कि कंडीशन दी गई थी कि प्रत्येक बार एक पंप है ना वो हवा निकालेगा, कितनी निकालेगा, जितनी भी है उसमें उसका 1/4 निकालेगा। तो यानी कि सिलेंडर के अंदर हवा कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, तो ये पंप कितने निकालेगा, इसका 1/4 भाग निकालेगा, यानी जितनी भी है इसका का मतलब गुणा 1/4 यानी 1/4, इसको गुणा करेंगे तो यानी 1/4 ही ये भाग निकालेगा। तो यानी कि इस बार हवा कितनी है, 1 इकाई है। ठीक है, ये पंप कितने निकाल देगा, 1/4 निकाल देगा। तो शेष कितनी बचेगी, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 का 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 आ गया -1। तो बराबर कितना बचता है, 3/4। यानी कि जो इस बार है ना जो शेष बची है ना हवा वो कितनी है, सिलेंडर के अंदर है 3/4 है। ठीक है, तब हम स्थिति 3 निकाल लेंगे। स्थिति 3 के अनुसार इस बार जो सिलेंडर के अंदर हवा कितनी है, 3/4 है। जितनी भी हवा होती है उसका 1/4 निकालता है, यानी हवा कितनी है, 3/4 है, इसका 1/4 निकाल देगा। तो यानी का मतलब गुणा 1/4 यानी 1/4। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, नीचे 4 4 तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऊपर 3 का गुणा 1 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3। यानी हवा कितने निकालेगा, 3/16 भाग निकाल देगा। ठीक है, 3/16 निकाल देगा तो शेष कितने बचेगी, तो है कितनी, 3/4 बची हुई है। ये देख लीजिए, यहाँ से 3/4 भाग सिलेंडर में बची थी। ठीक है, अब ये कितने निकालेगा, 3/16 निकाल देगा। तो शेष कितने बचेगी, तो यानी इसमें से घटा देंगे। ठीक है, जितनी भी ये निकल रही है और ये इसमें है, तब और कितनी बचेगी, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, वही अपनी क्या हो जाएगी, शेष बची हुई मात्रा हो जाएगी। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है, तो 4 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो ये 12 आ गया। ठीक है, और फिर 16 का भाग है, 16 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, 9/16 बचेगा। तब अपने पास कितने पद आ गए, एक पद तो ये आ गया। ठीक है, फिर ये दूसरा पद आ गया और ये क्या आ गया, तीसरा पद आ गया। इसी को हम श्रेणी बना लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो अपने पास जो श्रेणी बनेगी वो क्या हो जाएगी, 1 फिर 3/4 है, फिर 9/16 है। पिछली बार तो दोस्तों हमने 4 पद निकाले थे, इस बार 3 ही पद क्यों निकाले हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड है, कैलकुलेशन आगे टफ होती जाएगी। तो 3 पदों में हमें पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी। ये अपना पहला पद हो गया A1, ये दूसरा पद है A2 और ये तीसरा पद है A3। समांतर श्रेणी के लिए हम क्या करते हैं, सारो अंतर निकालते हैं D1 यानी A2 माइनस A1। A2 हमें कितना दिया गया, 3/4 दिया गया है।
A1 हमारे पास कितना है, 1 है, बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। तो इन दोनों का एलसीएम मिलेंगे, इसके नीचे भी 1 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग एक बार, 1 का गुणा 3 से 3 हो गया, फिर माइनस का सिंबल हमने माइनस लगा दिया। 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे फाइनल अपना कितना बचेगा, -1/4। यानी D1 का मान कितना आया है, 1/4 आया है। इसी प्रकार हम D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 - A2, A3 - A2। A3 हमें कितना दिया गया है, 9/16 दिया गया है, ठीक है। और A2 कितना है, 3/4 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। 16 में 16 का भाग एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3/16 बचेगा। तो D1 का मान अपने पास कितना आया है, माइनस का 1/4 आया है। D2 का मान कितना आया है, माइनस का 3/16 है। क्या बताइए कि D1 और D2 बराबर है क्या? तब आप बोलोगे नहीं सर, D1 D2 बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी होगी क्या, तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं होगी। तो लिख देंगे D1 D2 बराबर नहीं है, अतः ये जो अपनी श्रेणी बन रही है वो कौन सी है, 1 3/4 और 9/16। ये तो अपनी श्रेणी है। 1 3/4 पहला पद ये था, फिर दूसरा ये तीसरा, अतः 1 3/4 9/16 एक समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं होगी, ठीक है। यानी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया है मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले में एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ हवा है, वो हमें नहीं पता कितनी है, हमने 1 इकाई मान ली, आप इसकी जगह x भी मान सकते हैं। फिर एक पंप है, वो प्रत्येक बार में इसके अंदर जितनी भी हवा रहती है ना उसका 1/4 भाग निकालता है, ठीक है। तो पहली स्थिति में मान लेते हैं पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, तो यानी कि इसकी 1 इकाई हमने मान ली। दूसरी स्थिति में क्या करेगा, इसका 1/4 भाग निकाल देगा, तो कितना बचेगा, 3/4 भाग बचेगा, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन में 3/4 बचा है, उसमें से भी 1/4 भाग निकाल देगा, तो यानी इतना भाग निकालेगा, तो शेष कितना बचा, 9/16 बचा। अपने पास ये श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी है या नहीं इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, सार्वअंतर निकालते हैं। सार्वअंतर हमने D1 D2 निकाला, तो ये अपना मान क्या नहीं आया, बराबर नहीं आया। ये बराबर नहीं आया तो ये अपनी क्या नहीं होगी, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। ये इसके लिए अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत तो कितनी है, 150 रुपए, और इसके बाद में प्रत्येक 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी, 50 रुपए बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था लगभग इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि हमें एक कुआं खोदना है। उस कुएं के खोदने के लिए जो आप 1 मीटर खोदेंगे ना, तब तो इसकी लागत कितनी है, 150 रुपए है। फिर आगे का प्रत्येक 1 मीटर आप और खोद देंगे, जैसे आप 2 मीटर खोद रहे हैं आपको, तो पहले मीटर का तो 150 हो गया, तो दूसरे मीटर का क्या हो जाएगा, 50 रुपए और बढ़ जाएगा, तो यानी 150 में 50 रुपए और बढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। फिर तीसरे मीटर के लिए यानी कि प्रत्येक बार 50 रुपए बढ़ता है, तो यानी 200 रुपए तो यहाँ तक लग गए। फिर आगे 50 रुपए और बढ़ेगा, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 रुपए लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट आपका कितना हो जाएगा, 50 रुपए और बढ़ जाएगा, तो यानी 250, तो 3 मीटर तक था, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यही अपनी क्या बनेगी, एक श्रेणी बनेगी। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया, आपका रफ कार्य मैंने समझाने के लिए इसको यूज किया। आपको करना किस प्रकार है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। दिया हुआ हमने क्या दिया गया है कि प्रथम मीटर कुएं की लागत कितनी है, 150 रुपए है। यानी पहले अगर आप 1 मीटर खुदाना चाहते हैं तो 50 रुपए लगेंगे। इसके बाद में प्रत्येक की लागत है 50 रुपए और बढ़ा दी जाती है, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है। तो पहले 1 मीटर की लागत 150 रुपए होगी, फिर आगे 50 रुपए और बढ़ा दिया जाता है, तो दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, तो दूसरे मीटर 2 मीटर लिख देना यहाँ पे, 2 मीटर कुआं खुदाने की लागत
ठीक है, कितनी हो जाएगी? पहले के लिए 150 रुपये है, फिर 50 रुपये प्रत्येक बार और बढ़ जाती है, तो यानी 50 रुपये और बढ़ गए, तो कुल कितने रुपए हो गए? 200 रुपये हो गए। ठीक है, इसी प्रकार फिर 3 मीटर कुआं, 3 मीटर कुआं, 3 मीटर कुआं खुदाने की लागत, खुदाने की लागत तो कितनी हो जाएगी? 200 रुपये तो 2 मीटर तक ही लग गए, फिर आगे के 50 रुपये और लगेंगे, तो यानी कितना हो गया? 250 रुपये हो गए। ठीक, इसी प्रकार 4 मीटर, 4 मीटर कुआं, 4 मीटर कुआं खुदाने की लागत, 4 मीटर कुआं खुदाने की लागत तो 3 मीटर तक कितनी आ गई? 250 रुपये आ गई। फिर प्रत्येक पर 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, तो यानी कुल कितनी लागत हो गई? 300 रुपये की यहाँ पे लागत आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपनी श्रेणी बनेगी ना, वो श्रेणी क्या बन जाएगी? श्रेणी बनेगी पहले के लिए, पहले मीटर के लिए हमें 150 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये। इस प्रकार आपकी श्रेणी बन गई। तो यानी A1, ये A2, A3 और ये A4। अब हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका सार्वंतर निकालते हैं। यानी सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 यानी A2 माइनस A1। A2 आपका कितना है? 200 रुपये है। ठीक है, A1 यानी 150 रुपये, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 50 रुपये आ गया। इसी प्रकार हम D2 सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस निकालें इसका, फिर A3 माइनस A2। ठीक है, यानी कि जो भी निकालना होता है, जैसे D1 निकालना होता है, तो यानी इसका जो A2 का पद है ना, D2 यानी A2 लास्ट का रहेगा, इससे बड़ा वाला पद पहले रहेगा। जैसे D1 निकाल रहे हैं, तो यानी D1 तो A1 तो लास्ट का रहेगा और इससे बड़ा वाला पद इसमें पहले रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें A3 कितना है? 250 रुपये है, A2 200 रुपये है, तो अंतर कितने का? 50 रुपये का। इसी प्रकार हम D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? A4 माइनस A3। A4 कितना है? 300 रुपये है, A3 यानी 250 रुपये, तो अंतर कितने का आ गया? 50 रुपये का आ गया। तो यानी कि यहाँ पे प्रत्येक बार आप देख लीजिए, D1 बराबर है D2 के, फिर ये बराबर है D3। यानी कि जो सार्व अंतर है ना, वो तीनों में क्या है? समान रहेगा। सार्व अंतर तीनों का क्या है? समान है। तो सार्व अंतर जब भी समान होता है तो आपकी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी कौन सी थी? 150, 200, 250 और 300 एक समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हमसे पूछा गया था कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ये हमें बताना था। तो एक बार मैं क्वेश्चन को जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला गया कि प्रथम मीटर जो कुआं खुदाई है उसकी लागत कितनी है? 150 रुपये। इसके बाद में प्रत्येक बार है वो 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो यानी दूसरी बार 200 रुपये लगेंगे, फिर 250 रुपये लगेंगे। इसके बाद में आपको 300 रुपये देने होंगे। तो अपनी श्रेणी क्या बन गई? 150, 200, 250, 300 की एक श्रेणी बन गई। अब हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D1 निकाला, D2 निकाला, D3 निकाला, प्रत्येक बार 50-50 रुपये यानी समान आ रहे हैं। जब भी सार्वंतर समान होता है तो यानी अपनी जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी, यानी एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है? ये बताना है कि एपी है या नहीं। तो एपी के लिए हम पहले क्या करेंगे? 3 या 4 पद निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया वो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया मिश्र धन, दिया गया 10,000 रुपये का मिश्र धन है, और दर हमें कितनी दी गई है? 8% दी गई है। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है प्रत्येक वर्ष का। 3 या 4 स्टेप निकालेंगे, यानी 3 या 4 साल तक हम क्या करेंगे? इसका ब्याज निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो आपको एक ध्यान देना है कि पहले साल का, यानी कि एक साल का, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों क्या रहते हैं? समान रहते हैं। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि एक साल का साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज वो समान रहेगा। तो यानी सबसे पहले हम पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। जब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक साल का समान है तो हम क्या निकाल लेते हैं? साधारण ब्याज ही निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय।
और बट्टे में क्या रहेगा आपका 100 रहेगा। अब यहाँ पे में मूलधन कितना दिया गया है 10,000 रुपये दिया गया है, दर कितनी है 8 है, समय 1 साल का निकाल रहे हैं और बट्टे में 100 दिया गया है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे 100 बचेगा, 100 का गुणा 8 से तो यानी 800 और 8 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। हमें क्या निकालना है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये आप देख लीजिए बोला गया प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, तो हम क्या कर देंगे लिख देंगे पहले वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10,000 रुपये है, प्लस ब्याज कितना है 800 रुपये है, तो मिश्र धन कितना हो गया 10,800 रुपये हो गया। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, वो ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो यानी कि ये अपना क्या हो गया पहले वर्ष का मिश्र धन है ना, तो साधारण ब्याज होता है तो वापस मूलधन पे निकालते हैं हम दूसरे वर्ष का भी, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज है तो ये किस पर निकलेगा मिश्र धन पे निकलेगा। तो यानी इस बार भी हम क्या करेंगे मिश्र धन पे ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो दूसरे वर्ष का मिश्र धन यानी पहले हम क्या निकाल लेते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो इस बार जो अपना मूलधन रहेगा वो कितना रहेगा 10,800 रहेगा, गुणा दर वही रहेगी, समय 1 साल का निकाल रहे हैं बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस बार का जो आपका कितना बचेगा वो ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा 8 का गुणा 8 से करेंगे 64, फिर ये 8 का गुणा 8 से करेंगे तो यानी 864 रुपये आपका ब्याज हो गया। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 8 8 यानी 16 और 1 यानी 11,664 रुपये अपने क्या हो गया दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो गया। तो इस प्रकार जो अपने पास श्रेणी बन गई ना, वो श्रेणी क्या बन गई 10,000 रुपये का तो मूलधन था, फिर अगले वर्ष ब्याज और मिलके कुल कितना हो गया 10,800 रुपये हो गया, फिर इस बार ब्याज मिलकर कुल धन कितना हो गया 11,664 रुपये हो गया। ये अपना A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सार अंतर निकाल लेंगे। जैसे D1, तो D1 यानी इसमें से ये घटाएंगे तो यानी A2 माइनस A1, तो ये कितना है 10,800 माइनस 10,000 तो बराबर कितना हो गया 800 हो गया। इसी प्रकार D2 यानी A3 माइनस A2, तो कितना 11,664 माइनस 10,800 रुपये, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा ये बच जाएगा आपका 864 रुपये। क्या बता सकते हैं D1 और D2 बराबर है या नहीं, तब आप बोलोगे सर D1 तो 800 रुपये है, D2 864 रुपये, तो ये बराबर थोड़ी है तो ज्यादा हो गया, यानी कि D1 बराबर D2 नहीं है। D1 बराबर D2 नहीं है तो ये आपकी क्या होगी समांतर श्रेणी यानी एपी है वो नहीं होगी। ठीक है, एपी नहीं होगी। तो आप किस प्रकार लिखना है D2 बराबर नहीं है D2 के, तो अतः है 10,800 11,664 एक एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। यही तो हमसे पूछा गया है, नहीं है ये तो हमें पूछा गया कि प्रत्येक में बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हमने किस प्रकार किया मैं एक बार वापस से इसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये अपना क्वेश्चन था प्रत्येक वर्ष का जो जमा राशि है वो हमें बतानी थी। हमें क्या क्या दिया गया, हमें मूलधन दिया गया है, फिर हमें दर है वो दी गई है। हम क्या करेंगे प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से बराबर होते हैं। अगर आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से भी करना चाहे ना, तो आप इसको ये फॉर्मूला लगा सकती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 गुणा ये हो गया समय, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर होगा। अगर 2 साल है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये आपका मिश्र धन के बराबर होता है। आप चाहे तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, पहले 1 साल का निकाल लीजिए, फिर 2 साल का निकाल लीजिए, फिर 3 साल का निकाल लीजिए, या आप इसको साधारण ब्याज वाले जो मैंने फॉर्मूला बताए आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकती हैं। ठीक है, हमारे पास ये 3 पद आ गए। फिर हमने पता किया कि सार्वंत्र बराबर है या नहीं, सार्वंत्र बराबर नहीं था तो इसलिए हमने बोल दिया कि आपकी क्या नहीं होगी, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर सार्वंत्र बराबर होता तो समांतर श्रेणी हो जाती।
लेकिन सार्वंतर बराबर नहीं है तो एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो ये दोस्तों आपके एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आई है तो लाइक और शेयर आप विशेष से जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।